ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਅਰੁਣ ਸਿਨਹਾ। ਪਿਛਲੀ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰੁਣ ਸਿਨਹਾ ਲਗਭਗ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੇਬਾਕ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਉਹ 10 ਗੁਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁਬਕੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਾਕੁੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਰੁਣ ਸਿਨਹਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੀ ਮੁਆਇਨੇ ਨੇ। ਅਰੁਣ ਸਿਨਹਾ ਜੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 10% ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿੱਥੇ ਫਰਕ ਹੈ ਫਿਰ, ਜਾਂ ਸਮਝਣ 'ਚ ਜਾਂ ਸਮਝਾਉਣ 'ਚ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝਣ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਝਾਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕत आ रही है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि दुनिया के सबसे झूठे प्रधानमंत्री की अगर तलाश की जाए तो उसमें हमारा प्रधानमंत्री का नाम आता है। तो इससे तो उनकी कोई भी बात विश्वसनीय बच ही नहीं जाती है। जहाँ तक इस बात का सवाल है कि 10% किसानों की आमदनी जो है बढ़ गई है, तो सबसे पहले तो उनको ये बात बतानी चाहिए कि ये 10% वो कब से निकाल रहे हैं, पिछले साल से, 2 साल से, 4 साल से, 5 साल से, या जब वो प्रधानमंत्री बने हैं तब से हिसाब कर रहे हैं। अगर मान के चलिए कि 11 साल में 10% आमदनी बढ़ी है, ये भी क्लियर नहीं है। उसके बाद किसानों की आमदनी जब वो कर रहे हैं तो वो खेती बाड़ी से उसकी आमदनी की बात कर रहे हैं, या पशुपालन से, या उनका बेटा कनाडा में काम करता है वो पैसा भेजता है, वो सब उसको जोड़ करके बोल रहे हैं। तो ये शुद्ध रूप से बेईमानी है। और अगर मैं थोड़ी देर के लिए उनकी बात को मान भी लूँ कि 10% ये आमदनी बढ़ी, अगर 11 साल में 10% बढ़ी तो 1% प्रति साल से भी रफ्तार कम है, ये चिंता की बात है। दूसरी बात है कि अगर मान लूँ कि पिछले साल के मुकाबले ये 10% बढ़ी आमदनी, तब भी बड़ा हास्यास्पद स्थिति इसलिए है कि सरकार के आंकड़े के मुताबिक अगर 5% के आसपास महंगाई है, जो वास्तव में 7, 8, 9% तक ये महंगाई जाती है, तब तो जो है महंगाई के बराबर बढ़ी है। इसका मतलब है कि उसको घाटा हो रहा है, क्योंकि आमदनी उसकी बराबर है, बाकी चीज़ों के दाम बेहिसाब बढ़ रहे हैं। तो वो 1 साल पहले जो उसकी आमदनी थी, उसकी आमदनी घट गई। आप बजट को ही देख लीजिए इस बार, तो बजट कितना का है भाई? पिछली बार बजट जो था वो 48.2 लाख करोड़ का था, इस बार का बजट है 50.6 लाख करोड़ का है। अगर आप 5% का हिसाब निकालोगे तो ये 5% भी नहीं है। तो महंगाई के अनुपात में ही अगर बजट बढ़ता है तो ये शुद्ध रूप से कम हो रहा है। और जितने भी विभाग को, शिक्षा के सवाल को ले लीजिए, आप कृषि के सवाल को ले लीजिए, आप मनरेगा के सवाल को ले लीजिए, तो इन सारे सवालों पर, इन सारे मुद्दों पर, सारे सेक्टर में जो बजट अलॉट किया गया है, वो उसमें पिछले बजट में 5% अगर जोड़ देंगे तो या तो उसके बराबर है या उसके कम है। तो यह शुद्ध रूप से बेईमानी है, यह बजट नहीं है, बेईमानी है। तो चौथा स्तंभ बोला है देश के प्रधानमंत्री ने कि किसान है जो चौथा पिलर है देश का, तो इसी के सहारे जो है हमारा समूचा देश चलता है। सबसे पहले उन्होंने किसान की बात की है, तो इसके क्या मायने निकलते हैं? मायने बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो मैं आपके साथ बैठा हूँ, कैमरामैन बैठा है और 2 बहादुर साथी भी आंदोलनकारी बैठे हैं। अगर मैं इसकी गिनती करूं तो पहले तो ये हमको तय करना पड़ेगा कि हम लोग 5 हैं। अगर मैं अपने तरफ से गिनता हूं तो मैं फर्स्ट हूं, वीर सेकंड हैं, दूसरे थर्ड हैं, कैमरामैन जो है फोर्थ है और आप फिफ्थ हो। लेकिन इसका उल्टा करूं, मैं फर्स्ट हूं, लेफ्ट हैंड साइड से जाते हैं तो हरमिंदर साहब दूसरे में आ जाते हैं, ये जो 5वें थे ये दूसरे नंबर पर चले आए। तो जब भी कोई कहता है चौथा पाँचवा, तो सबसे पहले तो उसको ये बात बतानी चाहिए कि टोटल कितने हैं।
और फिर उसके हिसाब से जो गिन रहे हो तुम, तो लेफ्ट गिन रहे हो, राइट गिन रहे हो, क्या गिन रहे हो। और ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप इसको चौथा पिलर कहते हो या पहला पिलर कहते हो। सवाल यह है कि आप इसको दे क्या रहे हो। तो दे तो कुछ रहे नहीं हो, उससे ले रहे हो। और ये बात आपको पता होगा कि भारत में बैंक जितना कर्ज देता है, उस कर्ज को लौटाने वाली अगर कोई जमात है तो वो एकमात्र जमात है मजदूर, किसान और पिंडवासी गांववासी ही कर्ज लौटाते हैं, सूद देते हैं, क्योंकि उनको डर है कि मेरा मॉर्गेज किया हुआ जमीन चला जाएगा। दूसरी जो संपत्ति उन्होंने रख करके कर्ज लिया है उसके जाने का उनको खतरा है। और बाकी जो लोग हैं वो कर्ज इसलिए लेते हैं कि वो तो अगले साल माफ होना ही है, राइट ऑफ होना है। तो ये पूरा बैंक और पूरी अर्थव्यवस्था ये किसान, मजदूर और ग्रामीण ही चलाते हैं। और एक और मजेदार बात है, क्या प्रधानमंत्री इस सच को बोलेंगे कि जो सरकारी खजाना है, ये सरकारी खजाना केवल और केवल हमारी जमात जो 95% है आबादी का, वो सुबह के दिया सलाई की डिब्बी से लेके रात में सोने की दवा खाने तक जो टैक्स देता है, उसी टैक्स से ये सरकारी खजाना बनता है। जो लोग टैक्स के पेमेंट का दावा करते हैं उनको मैं चुनौती देता हूं कि कोई कलेक्टर अगर उसको 1 महीने का तनख्वाह ना दिया जाए तो क्या उस महीने की तनख्वाह के एवज में वो इनकम टैक्स देता है? जाहिर बात है, नहीं देता है। तो सबसे पहले तो ये किसी कलेक्टर को बताना चाहिए कि आप जो ये दावा करते हो कितना हम टैक्स देते हैं, तो पहले ये बताओ कि तुमको 3.5 लाख रुपया वेतन क्यों मिलना चाहिए। तुम्हारी सुरक्षा से लेकर के तुम्हारे घर तक का सारे खर्चों का जो भत्ता वगैरह है, वो इतने पैसे तुमको क्यों मिलने चाहिए? इसका कोई जवाब है तो वो बताए, पहली बात। दूसरी बात कि आप 5 लाख लेते हो, उसमें से अगर 10, 20, 25, 50 हजार जो है जमा कर देते हो, रिटर्न कर देते हो, तो कहते हो कि हम टैक्स देते हैं। तुम देता कुछ नहीं, तुम केवल लेता है। ये तो कमीशन का धंधा है। हमको भी कोई कहे 1 लाख रुपया आपको देते हैं और उसमें से लौटा करके हमको जो है 20,000 रुपया दे दीजिए, कोई भी बंदा तैयार हो जाएगा। इसीलिए ये कोई टैक्स नहीं देता, केवल और केवल मजदूर, किसान और गांव के रहने वाले लोग टैक्स अदा करते हैं। उसी से सरकारी खजाना भरता है, उसी से सब लोगों का रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, सुविधा, एसी, ये सब कुछ चलता है। ये कड़वी सच्चाई है। और मैं प्रधानमंत्री को और उनके किसी भी काबिल अर्थशास्त्री को चुनौती देता हूं कि आप इस चैलेंज को स्वीकार करो और किसी डिबेट पर आकर के बैठ जाओ। मैं साबित कर दूंगा कि हमारे अलावे कोई टैक्स नहीं देता है, कोई सरकारी खजाना में पैसा भरता नहीं। सब के सब राष्ट्रपति से लेकर के चपरासी तक उस सरकारी खजाने से पैसा लेता है। और दूसरा मजेदार काम यह है कि आप देख लीजिए, एमएसपी के बारे में बात कीजिए, तो एमएसपी से कम पर अगर किसानों का कोई भी उत्पाद बिकता है तो वहां का जो कलेक्टर है, वो कलेक्टर की जिम्मेदारी है कि उससे कम पर ना बिके। लेकिन पूरे देश में बिक रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि कलेक्टर सरकारी खजाना से पैसा लेता है, मजदूरों, किसानों और ग्रामीणों के द्वारा दिए गए टैक्स का पैसा लेता है। इसलिए उसकी जिम्मेदारी, पहली जिम्मेदारी है कि जिसके टैक्स के पैसा से वो तनख्वाह लेता है उसका एमएसपी सुनिश्चित करे। ये काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि कलेक्टर अपनी बुनियादी कर्तव्य का उल्लंघन करते हुए, बिना पालन करते हुए पूरा तनख्वाह लेता है। ये गड़बड़ है। और मैं आपको प्रधानमंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री का जो नुमाइंदा है, कलेक्टर हर एक जिला में, ये सब के सब लोग झूठ बोल रहे हैं। और मैं इनको चुनौती देता हूं कि आप आओ, किसी भी डिबेट में आ जाओ, किसी चैनल पर आ जाओ, डिबेट कर लो। और मैं तो ये भी चुनौती देता हूं कि आप मेरे अनपढ़ किसान जो इस आंदोलन में हैं, अगर उनसे डिबेट करना चाहे कोई, मैं उस अनपढ़ किसान को भी बैठा दूंगा। और मेरा दावा है कि हमारा अनपढ़ किसान जो तर्क देगा, जो बात बोलेगा, उसमें प्रधानमंत्री और उसके अर्थशास्त्री और उसके विद्वान किसी के पास उसका जवाब नहीं होगा। एक बात अरुण सिन्हा जी, जो कृषि मंत्री हैं देश के, उनका एक बयान आता है कि किसानों का मुद्दा है जो सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। तो इसके क्या मायने निकलते हैं? क्योंकि फिर कृषि मंत्री वो किस लिए हुए?
उनकी सरकार के क्या फायदे हुए किसानों को, लोकतंत्र के मुआयने क्या रह जाते हैं अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं देखना है सब कुछ। ये कृषि मंत्री का बयान है। ऐसे सड़े गले कृषि मंत्री को मेरा सुझाव है कि आप पहले इस्तीफा दे दो, क्योंकि तुम खुद ही कह रहे हो कि ये जो किसानों का मामला है, इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। तो तुम रहो कृषि मंत्री या ना रहो, सुप्रीम कोर्ट रहेगा। सुप्रीम कोर्ट को ही तय करने का सारा अधिकार दे दो। एक प्रधानमंत्री केवल रहे तो रहे, वरना वो भी इस्तीफा कर दे। क्यों अफाहन बिना मतलब का ये लाखों की तनख्वाह, लाखों के भत्ते क्यों ले रहे हो? ਤਾਂ ਅਰੁਣ ਸਿਨਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਨੇ ਔਰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਰੱਖਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਰੁਣ ਸਿਨਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ। ਅਨਮਿਊਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।